हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम 2 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और 1-2 क्वेश्चंस अगर होंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम के भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लिए आप देखने वाले हो वो ये है कि इन ट्राइंगल PQR रे PS इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो इसका डायग्राम बनाना ज़रूरी है बिकॉज इसी के बेस पे आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR और रे PS इज़ द बाइसेक्टर। तो P से स्टार्ट होगा क्योंकि उसका नाम PS है, तो P से स्टार्ट होगा। तो PS क्या है? एक बाइसेक्टर है किस एंगल का? एंगल QPR का, जिसका मीनिंग है ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे और QSR ये 3 पॉइंट्स को लीनियर रहेंगे। तो ये तो कंडीशन दिया है। फिर अब आगे क्या लिखा है कि इफ़ QS इज़ 4.8 सेंटीमीटर। अगर QS 4.8 सेंटीमीटर है, जो यहाँ पे नहीं लिखा स्टूडेंट्स, और SR 3.6 है, SR 3.6 है, देन फाइंड PQ इज़ टू PR। PQ इज़ टू PR, PQ अपॉन PR का दोनों का रेशियो क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आप जानते हो कि जब एक ट्राइंगल में कोई एक रे किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आपको एक फॉर्मूला मिलता है। और वो क्या होता है? आपको ये 2 साइड लेना पड़ता है रेशियो में, मतलब PQ अपॉन PR। तो PQ अपॉन PR और वो इक्वल रहता है किसको? अगर आपने पहले ये लिया है तो आपको ये लेना पड़ेगा। तो QS अपॉन RS। तो यहाँ आप लिख सकते हैं QS अपॉन RS या SR। तो ये रेशियो आपको मिलता है। अब आपको करना क्या है? आपको पूछा है PQ इज़ टू PR, PQ इज़ टू PR पूछा है और QS और SR का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना है और सॉल्व करना है और जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन फुल फॉर्म में या आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। फुल फॉर्म में लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। फिर 2 मार्क्स का है तो आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। डायग्राम आपने बना दिया है, अब आपको ये लिखना। डायग्राम आपको बनाना है स्टूडेंट्स, इस तरह जैसा बना है ऐसा बनाना है। ये सारी चीज़ नहीं रहेंगे, आप जानते हो, रेड और ब्लू लाइन। अब आपको ये लिखना, देखिए इन ट्राइंगल PQR रे PS इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सपोज आपने बता दिया कि इस ट्राइंगल के अंदर PS जो है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर है। तो अब आप लिखोगे बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर बाय, तो आपने लिखा बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। और अब ये फॉर्मूला लिखेंगे कि PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QS अपॉन RS या SR। तो हम लिखेंगे QS अपॉन SR। RS और SR लिख सकते हो, SR दिया है, QS दिया है, इसके लिए QS और SR लिखा। अब इसके नीचे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू PQ अपॉन PR का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो आपको इसी तरह छोड़ देना है। और QS का वैल्यू आपके पास है 4.8, तो यहाँ पे आएगा 4.8 अपॉन SR का वैल्यू आपके पास 3.6 है, तो यहाँ पे आएगा 3.6। लेफ्ट में यही है, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो लिख लेते हैं PQ अपॉन PR। अब आपको इसका रेशियो चाहिए तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और अब ये डेसिमल आपको हटाना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद एक प्लेस है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है। 1 0 वाला अगर आप 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का डेसिमल चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई कर देते कि मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10। इससे क्या हो जाएगा कि ये 4.8 से 48 हो जाएगा और ये 3.6 से 36 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर PQ अपॉन PR। वैसा ये नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स तो भी चलेगा, विच इज़ इक्वल टू 48 अपॉन 36। अब ये जिस टेबल में जाएगा उससे कैंसिल करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, वही PQ अपॉन PR का वैल्यू रहेगा जो आपसे पूछा है। तो चलिए हम लिखेंगे देयरफॉर PQ अपॉन PR विच इज़ इक्वल टू, किस टेबल में कैंसिल होगा स्टूडेंट्स? 6 के टेबल में। 6 6 36, 6 8 48। फिर ये 2 के टेबल में कैंसिल होगा, 2 3 6 और 2 4 8। तो आपको 4 अपॉन 3 मिला। तो यहाँ पे आप लिखिए 4 अपॉन 3। अब ये फर्दर कैंसिलेशन नहीं होगा, इसके लिए इसका जो वैल्यू है ये यही मिलेगा। तो आप फाइनली लिखिए कि देयरफॉर PQ इज़ टू PR विच इज़ 4:3। तो ये उसका आंसर है और इतना आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। ये नहीं लिखना है यहाँ पे। ये डायग्राम आपको जिस तरह बनाने बोला उस तरह आपको बनाना है। ये सब आपको लेबलिंग भी करना है, सेंटीमीटर आपको लिखना है। तो इस तरह आपका आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है नवंबर 2020 में आया है 2 मार्क्स के लिए, और ये क्या है देखिए कि ट्राइंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल PQR
फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ BC इज 6.3 देन फाइंड QR। यहाँ पे अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ मैं कि अगर देखिए यहाँ पे आपको ये जो दो फॉर्मूला देखना है, जैसे यहाँ पे अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो या तो आप ये फॉर्मूला लिखोगे और या तो ये लिखोगे। तो आपको कैसे समझना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लिखना है, ये या ये। अब ये फॉर्मूला आप कब लिखोगे, जब दो ट्राइंगल सिमिलर की बात करने के बाद वो लोग आपसे एरिया के बारे में पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पे एरिया दिया है या एरिया के बारे में पूछेगा तो ये फॉर्मूला आएगा। और दो ट्राइंगल सिमिलर देने के बाद अगर आपको किसी एंगल का वैल्यू देने के बाद दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल आपसे पूछा तो ये, और अगर साइड्स के बारे में कुछ दिया है और कुछ पूछा है तो ये। एरिया के बारे में जब भी दिया रहेगा तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये लिखना है मतलब। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो, लेकिन हाँ ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए क्योंकि एरिया 1.1 में भी हमने फाइंड आउट किया है, उसके बारे में भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर आपको दे दिया है और दो ट्राइंगल का एरिया आपको दिया है और उसी के करस्पॉन्डिंग साइड में से एक का वैल्यू दिया है और दूसरे का आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, फिर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम ABC PQR है, यहाँ पे भी सेम है। तो आपको कौन सा रेशियो लिखना है, ये या ये, तीनों में से एक ही लिखना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपसे मतलब कौन सा दिया। जैसे BC दिया है और QR पूछा है तो देखिए इसमें तो ना BC है ना QR है, तो यहाँ पे है BC दिया है QR दिया है, QR पूछा है आपसे। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। और इसका जो थ्योरम का नाम है, उसका रीज़न जो है वो आपको रीज़न देना पड़ेगा बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, फिर आप ये लिखिए कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि देयरफॉर इज इक्वल टू, ये रेशियो लिखेंगे बिकॉज आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि BC का वैल्यू देने के बाद QR पूछा है तो ये रेशियो नहीं आ रहा, वो ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब आपको QR का वैल्यू पूछा है तो आपके पास ट्राइंगल ABC का एरिया है 81, तो आप 81 यहाँ पे लिखोगे। PQR का एरिया आपके पास है 121, वो आप यहाँ पे लिखोगे। BC का वैल्यू 6.3 है तो 6.3 का स्क्वायर आप यहाँ पे लिखोगे और QR स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब QR आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिखते हैं, इसके प्लेस पे लिखेंगे 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 81 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की जगह पे आप लिखोगे 121 विच इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर में आप लिखोगे 6.3 का स्क्वायर और अपॉन यहाँ पे लिखोगे QR स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि 9 9 से 81 होता है और 11 इंटू 11 आपको 121 देगा। तो हम वो चीज़ यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखते हैं कि ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर और यहाँ पे फॉर्मूले के बेस पे हमने लिखा है 6.3 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है QR का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अगर सब के ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। जैसे आप टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो ये सारा का सारा स्क्वायर चला जाएगा और जो बचेगा फिर उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर जाने के बाद आपको QR का वैल्यू मिल जाएगा जो आपसे पूछा है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग, तो लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये 9 स्क्वायर 9 बन जाएगा अपॉन 11 स्क्वायर 11 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6.3 का स्क्वायर 6.3 बन जाएगा और QR का स्क्वायर आपको मिल जाएगा QR। अब आपको QR का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दो रेशियो के बीच में इक्वल का साइन है तो ऐसा और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये इक्वल का साइन यहाँ पे रहेगा। QR को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ पे लिखोगे QR इंटू 9 और 6.3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे जिसको यहाँ पे लिखोगे 6.3 इंटू 11। फिर सिंस आपको QR का वैल्यू चाहिए तो जो मल्टीप्लाई बाय 9 लिखा है उसको वहाँ पे भेज दीजिए, वो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे QR बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर QR विच इज़ इक्वल टू 6.3 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 9। इसको दोनों को सॉल्व नहीं किया बिकॉज यहाँ से आप इसको इजीली सिंप्लीफाई करके फिर आप सॉल्व करिए। जैसे ये देखिए 9 के टेबल में 63 आता है और ये 6.3 है तो 9 6 आप बोल सकते हो
9 6 54 होता है, 9 7 63 होएगा आपको। तो 9 7 63 होता है, देखिए 9 7 63 होता है, लेकिन ये 63 नहीं है, 6.3 है। तो 9 0.7 आपको मिल जाएगा 6.3, तो आपको यहाँ पे 0.7 मिलेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 0.7, तो 9 0.7 से आपको 6.3 मिलेगा। अब बचता क्या है, 0.7 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आता है आपको मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 0.7 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 7 77 आ जाएगा, और 11 0 0 रहेगा, जिसको आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट करोगे तो 7.7 आ जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली QR जो है वो आपको मिलता है 7.7, और सिंस सेंटीमीटर में दिया है तो आप भी यहाँ पे लिख दीजिए सेंटीमीटर, और इसको बॉक्स में बना दीजिए स्टूडेंट्स। तो बस इतना करना था। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC, और AC और BC और CE का वैल्यू आपको देने के बाद आपसे पूछा है CD फाइंड आउट करिए। फिर से ट्राइंगल सिमिलर आ गया है, तो फिर से अगर आपको मैं पूछूं कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो आपके पास ये दो फॉर्मूला होता है, और उसमें से आप कौन सा अप्लाई करोगे वो डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। जैसे यहाँ पे कहीं पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में ना इन्फॉर्मेशन दिया है ना पूछा है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा उसमें, तो ये फॉर्मूला आएगा। याद रखिए, जब भी एरिया के बारे में दिया रहेगा या एरिया के बारे में पूछा रहेगा तभी ये फॉर्मूला आएगा, और ट्राइंगल जब सिमिलर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो। और ये कब आता है, जब ट्राइंगल सिमिलर रहता है और एरिया के बारे में कुछ नहीं पूछा रहता है, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है, तो ये आएगा। अब इसमें से भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एंगल के बारे में कुछ दिया है कुछ पूछा है तो ये फॉर्मूला लिखिए, और अगर एंगल के बारे में ना कुछ दिया है ना कुछ आपसे पूछा है तो आपको ये लिखना है। और ये है सारे के सारे साइड्स, और यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि सबके सब साइड्स के बारे में दिया है, तो आपको ये लिखना है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिंपल है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर रहेगा तो आप डायरेक्टली ये लिखोगे, और उसका एक रीज़न लिखने के बाद फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, और जो भी आपसे पूछा वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। फिर आप लिखोगे देयरफॉर बाय, ये चलिए पहले रेशियो लिखते हैं फिर उसका रीज़न लिखते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो रहेगा इसके बेस पे रहेगा, तो आप लिखोगे AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन DC विच इज इक्वल टू AC अपॉन EC। और इसका रीज़न रहेगा कि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, या इसे लिखिए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आप रीज़न लिख दीजिए, तो आप लिखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। उसके बाद देखिए कि आपको AC दिया है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आपको BC दिया है जो यहाँ पे दिख रहा है, आपको CE दिया है जो यहाँ पे दिख रहा है, CE एंड EC वन एंड द सेम है, और आपसे CD पूछा है जो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये रेशियो के बारे में कुछ नहीं है, तो आपको ये रेशियो लेके काम करना है। जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही कुछ पूछा है तो आपको उसको छोड़ देना है। तो आप चाहो तो एक बार रेशियो लिख सकते हो जो आपको चाहिए, तो हमेशा लिखते देयरफॉर BC अपॉन DC को हम CD लिख देते हैं, बिकॉज CD के हिसाब से पूछा है, CD विच इज इक्वल टू AC इज AC अपॉन EC इज CE, तो अपन CE लिख देते स्टूडेंट्स। फिर अब क्या करेंगे, BC के प्लेस पे 10 लिख देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, अपॉन CD के प्लेस पे CD लिखेंगे बिकॉज वो आपसे पूछा है। फिर AC के प्लेस पे 15 लिख देंगे, और CE के प्लेस पे आप लिखोगे 12, और फिर से इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको भी कर सकते हो, तो हम इसको करेंगे सो दैट लेफ्ट साइड में ये आ जाए। तो CD इंटू 15 विच इज़ इक्वल टू 10 इंटू 12। फिर CD को रखेंगे, 15 को वहाँ पे भेजेंगे, तो CD फिर विच इज़ इक्वल टू जो यहाँ पे था पहले वो लिखेंगे 10 इंटू 12 डिवाइड बाय, ये जो इंटू 15 था वो इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया। अभी 5 के टेबल में ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करिए, या 3 के टेबल में ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कैंसिल करिए, आपकी मर्जी। तो हम 5 के टेबल में कैंसिल कर रहे हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, और उसके बाद देखिए ये 3 के टेबल में जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ऊपर 2 इंटू 4, तो 2 4 ज़ा 8, तो CD आपको मिल गया 8। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, देखिए देयरफॉर आप लिखते रहना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर CD विच इज़ इक्वल टू 2 4 ज़ा 8
और सिंस यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया तो आप भी 8 लिख सकते हो और एक बॉक्स बना दोगे स्टूडेंट्स। तो चलिए बस इतना ही करना था 2 मार्क्स के लिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड AB इज टू PQ इज 4:5, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर दिया है तो आपके पास या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला आएगा। और फिर मैंने आपको बोला था कि अगर एरिया के बारे में दिया है या एरिया के बारे में पूछा है तो ये फॉर्मूला आएगा, और नहीं पूछा रहता जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन था तो ये आता था। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको एरिया का रेशियो पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पे भी ट्राइंगल का नाम ABC और PQR है और यहाँ पे भी वही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो यहाँ पे आप देख रहे हो विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे AB इज टू PQ दिया है तो अब ये रेशियो लिखोगे। इसके पहले वाले में देखा था आपने BC और QR था, हो सकता है कभी कभी AC और PR देगा। आप जानते हो कि तीनों में से कोई एक ही रेशियो आपको लिखना है। तो इस बार ये रेशियो लिखेंगे, मतलब इतना लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और एरिया का रेशियो क्या आता है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और स्टार्टिंग में यही लिखेंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल, तो लिख दिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और उसके बाद आप ये लिखोगे और उसका रीजन दे दोगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और आप जानते हो Q ये वाला रेशियो लिखा है बिकॉज यहाँ पे AB इज टू PQ दिया आपको। तो रीज़न लिख लीजिए कि बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसको ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे, और AB अपॉन PQ, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर का जो वैल्यू है आपके पास AB इज टू PQ 4/5 है, तो AB इज टू PQ अगर 4/5 है तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर क्या रहेगा 4/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो कि 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि AB अपॉन PQ और ये स्क्वायर है तो दोनों के साथ स्क्वायर का मतलब एक ही, दोनों को मिला के एक स्क्वायर लिख सकते हो स्टूडेंट्स। फिर अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर आपको मिलेगा 16 अपॉन 5 का स्क्वायर मिलेगा आपको 25। और सिंस अब ये कैंसिल कोई भी टेबल में नहीं होता है तो आप फाइनली इसी का आंसर आपको जो मिला है वो लिखोगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे लिखोगे ABC अपॉन आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो बस इतना मिला है विच इज़ इक्वल टू, आप फाइनली इस टू बोला है तो आप इस टू में लिख दीजिए, मतलब रेशियो में लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विच इज़ इक्वल टू 16:25। तो इतना आपको फाइंड आउट करना था। तो चलिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलते इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन दिया क्या लिखा था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल A1 इज टू A2। एरियाज वापिस आया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे A1 इज टू A2 दिया है। एक ट्राइंगल के एरिया को A1 समझा है, एक ट्राइंगल के एरिया को A2 समझा है, और दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो 3:2 है। बस यही समझिए कि ट्राइंगल का नाम नहीं है यहाँ पे। फिर द करस्पॉन्डिंग बेसिस, उनके बेसिस आपको दिया है। एक ट्राइंगल का बेस B1 है, एक ट्राइंगल का जो सेकेंड ट्राइंगल है उसका बेस B2 है। फिर क्या लिखा है कि द हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, और उन ट्राइंगल के हाइट्स जो है वो इक्वल है। और सेकेंड ट्राइंगल का जो बेस है अगर वो 12 है तो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस क्या रहेगा आपसे पूछा है। और फिर से अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो आपके पास क्या आंसर है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब ट्राइंगल सिमिलर होता है। तो चाहे आप ये देखिए चाहे ये देखिए, ट्राइंगल का सिमिलर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ट्राइंगल सिमिलर है। हाँ, यहाँ पे एरियाज ऑफ ट्राइंगल आप देख रहे हो, जो यहाँ पे भी दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और रेशियो भी देख रहे हो। लेकिन ये फॉर्मूला आने के लिए यहाँ पे ट्राइंगल का सिमिलर होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं आएगा ऑल्दो ट्राइंगल, हाँ ऑल्दो नहीं सॉरी, ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिया इसलिए। ऑल्दो एरिया पूछा है, एरिया का रेशियो पूछा है, जो यहाँ पे भी पूछा था। तो ये चीज़ जो है, जब ट्राइंगल सिमिलर नहीं देगा और आपको एरिया का रेशियो पूछेगा और बेस और हाइट के बारे में बात करेगा, तो आप समझ जाइए कि आप पहुँच चुके हो 1.1 में। तो 1.1 जो हमने देखा था अपने प्रैक्टिस सेट 1.1 के वीडियो में, वहाँ पे हमने देखा था कि 1.1 जब हमने सॉल्व किया था तो हमने ऐसे प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए थे, जहाँ पे जब हमने देखा था कि बेस और हाइट दोनों भी अनइक्वल रहेंगे तो पहला प्रॉपर्टी आएगा। लेकिन अगर इक्वल हाइट है, जो अभी के क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, अगर इक्वल हाइट है तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो है वो डायरेक्ट बेस अपॉन बेस आएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू बेस 1 B1 अपॉन बेस 2 B2। ये वाला जो है ये हमको यूज़ करना है,
ये प्रॉपर्टी याद रखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है इक्वल हाइट्स, और हमारे क्वेश्चन में भी हमको बोला है कि हाइट्स उनके इक्वल है। तो आपको क्या लिखना है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 विच इज़ इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2, क्योंकि जब हाइट इक्वल रहता है तो बेस अपॉन बेस आता है। ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट्स 1.1 में। तो चलिए फिर हम वही करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि द हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, हाइट इक्वल बोला है तो बेस अपॉन बेस आएगा, और प्रॉपर्टी आप लिखोगे बस। 2 मार्क्स का स्टूडेंट्स, तो इतनी सिंपली आप जल्दी से बता के हट नहीं सकते हो। तो यहाँ पे लिखते चलिए सोल्यूशन, आपको गिवन लिखना है, क्या क्या चीज़ दिया है तो भी आप लिख सकते हो। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले, इसके लिए हम ये बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना है 3 प्रॉपर्टीज़ में से। तो यहाँ पे जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि द हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो आप इक्वल हाइट्स वाले प्रॉपर्टी लिखोगे। तो पहले हम यही बता देते कि द हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे लिख के दे देते। तो चलिए लिखा है द हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, और फिर देयरफॉर लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 विल बी इक्वल टू बेस ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन बेस ऑफ ट्राइंगल 2। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसा बोलता है। तो अब प्रॉपर्टी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी लिखा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। ये सब अच्छे से समझाया स्टूडेंट्स, आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसा वीडियो में बताया है, और आपने बाय हार्ट भी नहीं किया और आपने काफ़ी अच्छे से वीडियो को पसंद भी किया है 1.1 को, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक्स स्टूडेंट्स। चलिए इस आगे देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसके जगह पे जो जो वैल्यू यहाँ पे दिया है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो a1 अपॉन a2 अगर आप देखोगे तो a1 अपॉन a2 इज 3:2, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 3/2, फिर विच इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 में से b2 आपके पास 12 है। तो b2 अगर आपके पास 12 है तो आपको फाइंड आउट करना है b1 जो यहाँ पे भी लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा b1। अब b1 आपको चाहिए, 12 को अगर आप यहाँ भेजते हो तो b1 का वैल्यू आपको मिलना चालू हो जाएगा, और 12 जब यहाँ पे आएगा तो b1 के साथ डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3/2 विच इज़ इक्वल टू b1। अब ये 2 के टेबल में जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो b1 आपको 18 मिल गया। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो देयरफॉर b1 विच इज़ इक्वल टू 18, और सिंस यूनिट सेंटीमीटर दिया है b2 का तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। तो आपसे b1 पूछा था, आपको b1 यहाँ पे मिल गया, और एक अच्छा सा बॉक्स आप बना दीजिए। तो चलिए इतना इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि इन द फिगर, ये फिगर में लाइन PQ इज़ पैरेलल टू BC। तो PQ लाइन जो है वो BC को पैरेलल है, याद रखिए ये वाला जो लाइन है इसको पैरेलल है, और जब भी ऐसा होता है तो BPT आपको याद आना चाहिए। तो अगर पैरेलल दिया है तो BPT, और अगर पैरेलल पूछा है तो कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे तो पैरेलल दे दिया है, तो आपको BPT थ्योरम से ही यहाँ पे जो भी फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला लिखना है, जो वैल्यू दिया है वो सब्स्टिट्यूट करना है, और जो भी आपसे पूछा वो आपको मिल ही जाएगा। तो इस फिगर में आपको बोला है कि PQ इज़ पैरेलल टू BC, उसके बाद AP 2.4 है। आप यहाँ देख रहे हो कि AP जो सेगमेंट है वो 2.4 दिया है, P से लेके B तक 7.2 दिया है, QC यहाँ पे देख रहे हो आप 5.4 है, और आपसे पूछा है AQ क्या है। तो आप जानते हो कि जब एक ट्राइंगल में कोई एक लाइन किसी एक सेट के पैरेलल होता है तो आपको बाय BPT आपको एक फॉर्मूला मिलता है, वो है AP अपॉन PB विच इज़ इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और आप फिगर यहाँ पे है तो आप फिगर का नाम है ABC, तो आप ऐसा लिखिए कि इन ट्राइंगल ABC, और ये लिखिए लाइन PQ इज़ पैरेलल टू साइड BC, तो लिख दिया। तो इससे क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, रेशियो मिलेगा, जिसका रीज़न रहेगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आप यहाँ पे लिखिए देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो लिखिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और आपको मिलेगा फॉर्मूला AP अपॉन PB विच इज़ इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो AQ अपॉन QC। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो AP के प्लेस पे लिखेंगे 2.4, तो 2.4 अपॉन PB के प्लेस पे लिखेंगे 7.2 विच इज़ इक्वल टू AQ पूछा है तो AQ रहेगा, अपॉन QC आपको दिया 5.4, तो लिखेंगे 5.4। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AQ को 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो AQ मल्टीप्लाई बाय 7.2 विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 2.4। AQ का वैल्यू चाहिए तो आपको इसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर AQ
विच इज़ इक्वल टू 5.4 इंटू 2.4 अपॉन 7.2। अब आपको ये किस तरह सॉल्व करना है बस ये समझना है। अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप जानते हो कि पॉइंट को आप हटा सकते हो। अब देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पॉइंट के बाद एक नंबर है 10 वाले 10 से, तो ये 72 बन जाएगा। लेकिन रूल के हिसाब से 10 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें से कोई एक है अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 24 बनेगा, पर ये 5.4 रह जाएगा। और अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई करो तो ये 54 बनेगा, ये 2.4 रह जाएगा। तो सिंस इसको भी आपको 24 बनाना है, इसको भी 54 बनाना है, तो इसको एक 10 और इसको एक 10 लगेगा, मतलब 100 लगेगा ऊपर। तो जब ऊपर 100 लगेगा तो नीचे भी आपको 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यही रूल होता है। तो यहाँ पे 10 से 72 हो रहा था, तो 100 से ही 72 नहीं होगा, 720 हो जाएगा। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में आपको ईजी पड़ेगा। और अगर आप पॉइंट के रहते हुए कैलकुलेशन कर सकते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स। पर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा 24 और द होल डिवाइडेड बाय 720। अब देखिए 720 क्यों आया आप समझ जाइए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पर 72 होता था, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों 9 के टेबल में जा रहा है। 9 6 ज़ा 54 और 9 8 ज़ा 72 और 9 0 ज़ा 0। फिर आप 2 के टेबल में फर्दर कैंसिल कर सकते हो। 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 और ये 0, और ये दोनों आपको 4 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे। 4 6 ज़ा 24 और 4 10 ज़ा 40। अब आप क्या करिए कि अब इसको कैंसिल मत करिए, और क्यों नहीं करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको कैंसिल ना करके अब जो यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बच रहा है और यहाँ पे 6 बच रहा है, तो 3 इंटू 6 करेंगे तो 3 6 ज़ा 18 आ जाएगा। वो आप सपोज करिए यहाँ पे लिखा आपने, और नीचे सब हटने के बाद 10 बच रहा है। अब देखिए 10 से डिवाइड करना है या 100 से डिवाइड करना है या 1000 से डिवाइड करना है, तो वो 0 के ऊपर डिपेंड है। अगर एक 0 है तो पूरा सॉल्यूशन में आपको लास्ट वाले नंबर के बाद एक प्लेस पे एक 0 है तो एक के बाद आपको पॉइंट पुट करना है। 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करते थे तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे आता था, और इसके पहले कुछ नहीं तो 0 लिखते थे आप। 1000 होता था तो 1 2 3 के बाद पॉइंट आता था, मतलब यहाँ पे एक 0 और आगे भी एक 0 होता था। सिंस अब हमारे पास सिर्फ एक 0 है तो आप पूरा सॉल्व करके सिर्फ आप एक के बाद पॉइंट लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1.8। तो इस 0 की वजह से एक जगह पे आ गया पॉइंट, तो आपको ए क्यू का वैल्यू मिल गया 1.8। तो फाइनली आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर ए क्यू विच इज़ इक्वल टू 1.8, और सिंस सेंटीमीटर में है तो आपको भी लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर, और आप एक अच्छे से बॉक्स में बना दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।